नमस्कार सभी लोगों को। आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। और ये आज के सेशन के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 टिप्स पे याद करवा दूंगा। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि यार मेरे को अब राजस्थान का अपना एग्जाम देने जाना है और उसके लिए मेरे को कोई क्विक तरीके से रिवीजन करा दे और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 मेरे को क्विक तरीके से समझ में आ जाए। एटलीस्ट मैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स रिकॉल कर पाऊंगा। और जिन्होंने लगभग थोड़ा बहुत कच्चा पक्का पढ़ा है, पूरे के पूरे सेशन को आप अटेंड करने के बाद में पूरा कंप्लीट अपना राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ध्यान से समझ सकोगे। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, पूरे के पूरे सेशन को हम समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे डेट्स के बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी और इस कानून के अंदर आपको डेट्स थोड़ी सी ज्यादा है, टाइम पीरियड थोड़े से यहाँ पे ज्यादा मेंशन करे हुए हैं। एंड सेकेंडली, बात को वेरीफाई करने के लिए आप अपने हाथ में बेरेक अगर होगी आपके पास राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की तो जरूर रखिएगा। चलो, सबसे पहली बात यहाँ पे बात आती है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हमारा 2001 है, तो यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे एसेंट दी होगी 2001 के अंदर। तो यहाँ पे याद रखना 25 फरवरी 2001 को यहाँ पे एसेंट मिली है। सेकेंडली, इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है? 2003 के अंदर है। ये यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इस बात पे थोड़ा सा मैं जोर देके बोल रहा हूं। यहाँ पे जो एसेंट मिली थी ये हमारी 2001 को मिली थी और ये एनफोर्समेंट डेट है अपनी 1 अप्रैल 2003 को। तो 2003 जो यहाँ पे एनफोर्समेंट डेट है। टोटल इसके अंदर चैप्टर्स है हमारे 7 और इसके अंदर 2017 के अंदर हमारी अमेंडमेंट हुई थी। और अमेंडमेंट की डेट भी आप थोड़ी सी याद रखिएगा, 18/10/2017 18/10/2017 को यहाँ पे अमेंडमेंट करी गई थी। एंड टोटल चैप्टर्स है हमारे 7। और जब 2017 को यहाँ पे अमेंडमेंट करी गई थी ना, इसमें 2 चैप्टर्स को ऐड करा गया था, एक चैप्टर नंबर 5A एंड एक चैप्टर नंबर 5B, जिसको एक रेंट अथॉरिटी के बारे में बोलते हैं। मैं आगे चल के इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। टोटल यहाँ पे सेक्शन 31 है। हालांकि यहाँ पे अगर आप बेरेट खोलोगे तो 32 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 32 जो वाला सेक्शन है ना, वो रिपीट कर दिया गया है, इसी वजह से हम इसको मानते हैं कि यहाँ पे टोटल सेक्शन हमारे 31 है। ये बात याद हो गई कि अभी हमने 4 क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स के अपने प्रिपेयर कर लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं कि इसकी एसेंट कब मिली थी? 25 फरवरी 2001 को। एनफोर्स कब हुआ था? अपना 1 अप्रैल 2003 को। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 7। 2017 में अमेंडमेंट हुई थी। 18/10/2017 को यहाँ पे अमेंडमेंट एनफोर्स करी गई थी, 2017 वाली। और जब 2017 के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी, 2 नए चैप्टर्स को ऐड करा गया था, पार्ट 5A एंड 5B। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 31। अब ज्यादा देरी ना करते हुए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात, ये आपको प्रोसीजर अपना समझ में आना चाहिए। ये जो आपको बोर्ड पे प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, ये अगर आपको याद हो गया तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। सबसे पहली बात, रेंट कंट्रोल, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। अब ये रेंट के ऊपर है, तो 2 बंदों की लड़ाई झगड़ा होगा, एक लैंडलॉर्ड होगा और एक टेनेंट होगा। लैंडलॉर्ड के अपने डिस्प्यूट्स होंगे, टेनेंट के अपने डिस्प्यूट्स होंगे। यही पूरा का पूरा मामला चलता रहेगा। यहीं पे अपने अथॉरिटीज आएंगी, यहीं पे अपने ट्राइब्यूनल्स आएंगे, बात खत्म हो जाती है। तो यहां पे हमारे को अपना दिमाग लगाना है, एक लैंडलॉर्ड है, एक अपना टेनेंट है। अब इन दोनों की लड़ाई झगड़े की सुनवाई कहां पे होगी? रेंट ट्रिब्यूनल के पास होगी। अब रेंट ट्रिब्यूनल ने अपना कोई ऑर्डर पास करा, उसकी अपील कहां डलेगी? एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास चलेगी। अब यहां पे एक नया अथॉरिटी को ऐड कर दिया गया है 2017 के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी का मतलब आप अभी कोई तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि मैं मकान मालिक हूं और आप मेरे टेनेंट हो, तो आपको मेरा घर अगर किराए पे चाहिए तो हम दोनों अपना एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करेंगे। अब रेंट एग्रीमेंट अपना रजिस्टर करवाएंगे। तो हम अगर सिंपल भाषा में बोले, अगर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होता है तो हम कहां जाते हैं? अपना डीएम ऑफिस के पास जाते हैं। तो वही डीएम ऑफिस हमारा रेंट अथॉरिटी को बना दिया गया है, बात खत्म। तो हम दोनों मिलके, मैं लैंडलॉर्ड और आप टेनेंट, हम दोनों मिलके अपनी एक जॉइंट एप्लीकेशन तैयार करेंगे और वो अपना रेंट अथॉरिटी, जो कि एक एसडीएम ऑफिस होगा, वहां पे जाके उनको सबमिट करा देंगे, साहब मैं मकान मालिक हूं और ये अपना टेनेंट है, किराएदार है, हम दोनों मैं अपना घर इनको किराए पे देना चाहता हूं, ये रही हमारी एप्लीकेशन। काम खत्म। हमारी एप्लीकेशन आप सबमिट कर लीजिए और हमारे को उसके बदले में एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। तो ये अपना रेंट अथॉरिटी का मामला अपना ऐड करा गया है 2017 के अंदर। सिंपल सी बात है। और अगर रेंट अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास करा, कुछ भी बात हुई और अगर हमारे को रेंट अथॉरिटी का ऑर्डर जो है समझ में नहीं आया, हमें अपील फाइल करनी है, तो रेंट अथॉरिटी की अपील रेंट ट्रिब्यूनल की होगी। रेंट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास करा, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को अपील फाइल करनी है, तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। सिंपल सी बात यहां पे ये बता रखी है। अब यहां पे हमारे को बात करने की आ जाती है लैंडलॉर्ड के बारे में। अब लैंडलॉर्ड कौन होगा? लैंडलॉर्ड हमारा, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? वही तो होता है जो ओनर होता है। लेकिन नहीं, यहीं पे एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा और आप गलत करके आओगे। लैंडलॉर्ड का मतलब यहां पे ओनर का नहीं बताया हुआ है। लैंडलॉर्ड वो इंसान होगा जिसके पास अधिकार होगा रेंट को रिसीव करने का, बस।
अब जो कोई भी व्यक्ति के पास अधिकार है रेंट को रिसीव करने के लिए, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? लैंडलॉर्ड बोलेंगे। या फिर जो व्यक्ति अपना रेंट को रिसीव कर रहा है उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? लैंडलॉर्ड बोलेंगे। अब वो ओनर है तो ठीक, ओनर नहीं है तो ठीक। जैसे कि मैं ओनर हूं, मैंने अपना एजेंट बिठा दिया कि भाई देखो तुम जो है ना डब्ल्यू नाम के व्यक्ति से किराया वसूलते रहना, तो ऐसे केस में एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2C उस केस में लैंडलॉर्ड मेरा एजेंट माना जाएगा। बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आपने एक सेक्शन नंबर 10 यहां पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, यहां पे एक बात बता रखी है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी पे आपने एज अ किराएदार के रूप में कब्जा कर लिया, कब्जा इन द सेंस मेरे को आपसे अपना घर खाली करवाना है कि भाई अभी के अभी घर खाली करो, मुझे इमीडिएट पोजेशन चाहिए, तो वो बात हमारे को सेक्शन नंबर 10 के अंदर बता रखी है। तो अगर ऐसी स्थिति वाली होगी, इमीडिएट पोजेशन वाली बात होगी, तो एक्सप्लेनेशन में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन को ओनर के रूप में बताया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 10 के कंटेक्स्ट में। लेकिन अगर मैं जनरल रूल की बात करूं कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत लैंडलॉर्ड का मतलब कौन होता है? ओनर होता है? नहीं, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कि जो रेंट रिसीव कर रहा है या फिर जो रेंट अपना रिसीव करने के लिए अनटाइटल होगा। बात खत्म हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब लैंडलॉर्ड के क्या दुख दर्द होंगे कि मेरा घर खाली करवाओ यार, मेरा जो किराएदार है वो बड़ा बदतमीज है, मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, या अलग अलग कोई भी रीजन हो सकता है, मेरे को अपना घर खाली करवाना है, यानी एविक्शन का दुख होगा लैंडलॉर्ड को। और क्या दुख होगा? यार मेरा जो किराएदार है वो पैसे तो मेरे बढ़ा नहीं रहा है, तो जज साहब रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाके वो क्या अपनी गुहार लगाएगा कि जज साहब प्लीज रेंट बढ़वा दो यार, रेंट बढ़वा दो, बात खत्म। यही दो दुख होंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है टेनेंट के बारे में। टेनेंट हमारे को डिफाइन करा हुआ है सेक्शन नंबर 2I के अंदर। अब टेनेंट कौन होता है? सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने किराए पे कोई भी लैंड ले रखी है, कोई भी बिल्डिंग ले रखी है, कोई भी बिल्डिंग का फ्लोर ले रखा है, वो व्यक्ति क्या होगा? किराए पे, वो टेनेंट होगा। बात खत्म हो जाती है। बस यहां पे एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने किराए पे ले रखी है ना, तो आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत टेनेंट या किराएदार नहीं माने जाओगे। एग्रीकल्चर लैंड के कोई भी मुकदमे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर डील नहीं करे जाते हैं। यह बात आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। तो टेनेंट कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जिसने अपना घर किराए पे ले रखा हो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेनेंट बोलते हैं। अब ये बात, एक और छोटी सी बात याद रखिएगा कि मान लेते हैं एक एक्स नाम का व्यक्ति है, इसने मेरा घर किराए पे लिया, ठीक है, तो मैं तो अपना लैंडलॉर्ड हूं क्योंकि मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, और एक्स नाम का व्यक्ति कौन होगा? टेनेंट होगा। उसने मेरा घर किराए पे लिया है। मान लेते वो घर उसने अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया है, अपना घर बार चलाने के लिए, उसके बीवी बच्चे माता पिता वो सब लोग एक साथ मिल बांट के अपना घर में रहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, मान लेते हैं एक्स नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई, तो कब होगा? कौन होगा टेनेंट? कोई बात नहीं, उसकी मम्मी पापा बेटा बेटी पत्नी वो सब लोग अब मेरी नजर में टेनेंट माने जाएंगे। बात खत्म, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई मेरी जमीन कमर्शियल पर्पस के लिए लिया, दुकानदारी चलाने के लिए ली है, कोई बात नहीं, तो एक्स नाम के व्यक्ति मेरा क्या होगा? टेनेंट। मैं कौन होगा? लैंडलॉर्ड। अब मान लेते हैं एक्स नाम का व्यक्ति मर गया, तो कोई बात नहीं, उसकी दुकान पे गल्ले पे बैठने के लिए और कोई व्यक्ति तो आएगा ना, उसका बेटा बेटी पत्नी या उसके मम्मी पापा कोई तो आएंगे गल्ले पे बैठने के लिए, दुकान को चलाने के लिए, तो वो मेरे टेनेंट माने जाएंगे। बात खत्म। यही बात हमारे को सेक्शन नंबर 2I के अंदर बताई हुई है। अब एक बात यहां पे बता दूं, प्रीमाइसिस जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अब कोई प्रीमाइसिस मैं देऊंगा ना, मैं आपको अपनी किराएदार बना रहा हूं, तो किस लिए बना रहा हूं? अपनी प्रीमाइसिस देके। अब वो प्रीमाइसिस लैंड हो सकती है, घर हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, वो सारी चीजें हमारी प्रीमाइसिस में आती है। अब प्रीमाइसिस के अंदर एक और बात आती है कि मान लेते हैं कि मैंने आपको अपना फ्लैट आपको किराए पे दे रखा है, तो फ्लैट में तो पार्किंग एरिया भी आता है, तो क्या पार्किंग एरिया भी हमारे प्रीमाइसिस आएगा? हाँ, वहां पे तो पार्क भी आता है, ग्राउंड भी आता है, तो क्या वो भी प्रीमाइसिस में आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई गोडाउन आता है और फ्लैट के अंदर मैंने आपको टीवी पंखे फ्रिज एसी फर्नीचर, ठीक है, ये सब चीजें भी दी है, तो क्या ये सारी चीजें भी प्रीमाइसिस में आएंगी एज पर सेक्शन नंबर 2F के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल आएंगी। बात खत्म। अब इनके दुख, टेनेंट बेचारे का दुख क्या होगा कि साहब मेरे को एविक्शन ना हो, मेरे को घर से बाहर ना निकाला जाए। बात खत्म। दूसरा, रीजनेबल रेंट रखो, मेरा किराएदार तो पैसे बहुत बढ़ाने के लिए बोल रहा है, लेकिन साहब रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाके प्लीज जज साहब रेंट जो है रीजनेबल रखो। तीसरी बात और क्या दुख हो सकता है कि साहब देखो मेरा किराएदार अगर मैं 1-2 दिन किराया देने से लेट कर देता हूं, बट मैं किराया टाइम पे देता हूं, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो मेरा किराएदार क्या कर देता है? लिफ्ट की बिजली बंद कर देता है, मोटर का पानी बंद कर देता है, बिजली काट देता है, ठीक है, पानी की सप्लाई नहीं आने देता, गेट जल्दी बंद कर देता है, मैं घर में घुस नहीं पाता हूं, दीवार फांद के फिर मेरे को अपने घर में जाना पड़ता है। तो यानी कि बिना वजह मेरे पास जो एमिनिटीज है, एमिनिटीज का मतलब वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेयरकेस, गेट, एनीथिंग, ठीक है, तो जो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी होती है अपना उस प्रीमाइसिस को इस्तेमाल करने के लिए, तो वो बेसिक एमिनिटीज के लिए ना मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो बेफजूल में इंटरफेयर कर देता है,
तो साहब प्लीज प्लीज आप मेरे मकान मालिक यानी कि लैंडलॉर्ड को बोलिए वो इंटरफेयर ना करे मेरी एमिनिटीज के ऊपर। अब आपसे यहाँ पे एमिनिटीज क्या होता है सेक्शन नंबर 2A के अंदर बताया हुआ है, जो मैंने आपको बोला, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, XYZ, लिफ्ट हो गई, स्टेयरकेस हो गए, गेट हो गया, पार्किंग की स्पेस हो गई, ठीक है। चलो ये हमारा एमिनिटीज भी हो गया। अब यहां पे एक बात आती है रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है? अब सेक्शन नंबर 2G अब मैं खोल के देखा तो सेक्शन 2G ने मेरे को डांट मारी कि जाओ सीधा सेक्शन नंबर 13 में पढ़ के आओ, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल मैंने सेक्शन नंबर 2B के अंदर गया, सेक्शन 2B ने भी मेरे को डांट मारी कि जाओ सेक्शन नंबर 19 के अंदर एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जाके पढ़ो। हमने कहा ठीक है। अब नई अथॉरिटी ऐड करी गई है 2017 के अंदर, और 17 की हमारी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 18/10/2017 हमारी एनफोर्समेंट डेट है। 2017 की जब अमेंडमेंट को एनफोर्स करा गया था। तो मैं सेक्शन नंबर 2FA के अंदर यहां पे रेंट अथॉरिटी के बारे में जानने के लिए मैं गया, उन्होंने भी मुझे डांट मारी कि जाओ सेक्शन नंबर 22 कैपिटल A के अंदर रेंट अथॉरिटी के अंदर के बारे में जाके पढ़ना, मेरे पास मत आओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डिफाइनिंग सेक्शन 2G 2B एंड 2FA है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेंट अथॉरिटी रेंट ट्रिब्यूनल डिफाइन कहां है? तो आप बोलोगे सेक्शन नंबर 2G के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल डिफाइन कहां है? तो आप बोलोगे सेक्शन नंबर 2B। आपसे पूछा जाएगा रेंट अथॉरिटी डिफाइन कहां है? तो आप बोलोगे सेक्शन नंबर 2FA के अंदर है। अब इनके बारे में एक्चुअल में होते क्या है, इसके लिए सेक्शन 13, 19, 22 कैपिटल A ये बताया हुआ है। एम आई क्लियर? यहां तक सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, और यहां तक अगर समझ में आया है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, और लाइक भी कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। हम इतनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहली बात, अभी हम डांट खा के आए हैं सेक्शन नंबर 2G से, कि सेक्शन नंबर 2G में हमने पढ़ा कि रेंट ट्रिब्यूनल हो सॉरी होता क्या है। तो सेक्शन नंबर 2G में हमने रेंट ट्रिब्यूनल खोल के देखा, उन्होंने हमारे को डांट मार के सेक्शन 13 में पहुंचा दिया। तो सेक्शन 13 हमारे को रेंट ट्रिब्यूनल बताता क्या है? सिंपल सी बात है। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या है? एक कोर्ट है, कोर्ट तो नहीं बोलेंगे, ट्रिब्यूनल है, बट कोर्ट की तरह काम करेगा। तो रेंट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कौन करता है? एक बात बताओ, कोर्ट की बिल्डिंग जगह वगैरह लैंड वगैरह कि यहां पे कोर्ट बनेगा, यहां पे ट्रिब्यूनल बनेगा, इसकी जो सैंक्शन है वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। बात खत्म। तो स्टेट गवर्नमेंट जो यहां पे सैंक्शन करती है। अब जजेस को अपॉइंट करना होता है तो उस कोर्ट के अंदर, उस ट्रिब्यूनल के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स बैठेंगे, जजेस बैठेंगे। इनको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी? नहीं, कभी भी हमेशा याद रखना, बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग, ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग हमेशा स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है। उनके अंदर बैठने वाले जुडिशियल ऑफिसर्स वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि उस ट्रिब्यूनल को कौन चलाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल को, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहां से चुना जाएगा? इसका आंसर हमारे को RGS कैडर में से सीनियर डिवीजन। मतलब कि आप लोग अपना राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम जब क्रैक कर लोगे तो आप बनोगे राजस्थान जुडिशियल सर्विस में सिविल जज जूनियर डिवीजन। फिर जब आपका 4-5 साल के बाद एज पर योर वर्क परफॉर्मेंस जब आपका प्रमोशन होगा तो आप राजस्थान जुडिशरी के अंदर सीनियर डिवीजन की पोस्ट पे आ जाओगे। देन हाई कोर्ट के पास अधिकार होगा कि आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तो आपको राजस्थान RGS के कैडर में से सीनियर डिवीजन में से उठाकर आपको जो है रेंट ट्रिब्यूनल का पैनल दे दिया जाएगा। बात खत्म हो जाती है। यही बात हमारे सेक्शन में 13 में लिखी हुई है, हमारे को दिमाग में याद रखनी होती है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं हम एक कदम और। अब एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बात करें। एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल की भी बिल्डिंग वगैरह कौन सैंक्शन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट कहां से अपॉइंट करेगा? अब ये थोड़ी सी अपर अथॉरिटी है, अपर ट्रिब्यूनल है, तो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो भी तो थोड़े हायर रैंक के होने चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर में से अपॉइंट करे जाएंगे। इनके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात को आप याद रखिएगा कि एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जो जुडिशियल ऑफिसर यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिनको चुना जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, वो डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर में से एटलीस्ट इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात खत्म हो जाती है। अब इनके पास ये बनाए किस लिए जा रहे हैं? सीधी सी बात है, रेंट ट्रिब्यूनल ने जो अपना ऑर्डर पास कराया उससे एग्रीव्ड होके अपील फाइल करने के लिए आ रहे हो ना, तो अपील के मामले जाएंगे एपलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। और अपील कितने टाइम में फाइल होगी? 60 डेज में। ये मैंने इसलिए आपको लिख के बता दिया ताकि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, स्क्रीन के ऊपर मेरी आवाज को सुनोगे तो उतनी चीजें आपको याद हो पाएंगी। ठीक है। तो 60 दिन के अंदर अपील फाइल होती है। मेरी बात याद हो गई? ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब यहां पे बात आ जाती है रेंट अथॉरिटी के बारे में। अब सीधी सी बात है, रेंट अथॉरिटी के बारे में कौन अपॉइंट करेगा, कैसे होगा, ये सब काम मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, SDM का काम होता है। अब SDM का काम कोई जुडिशियल वर्क का होता है क्या? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है सारा का सारा, कि 2 लोगों को अपना रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाना है, ये फॉर्मेट में एप्लीकेशन मेरे पास सबमिट करो, मैं सारी डिटेल्स चेक करने के बाद, प्रॉपर्टी की डिटेल्स चेक करने के बाद
तुम्हारे को 15 दिन के अंदर अंदर, हालांकि सेक्शन नंबर 22 कैपिटल बी में बात बता रखी है, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो वो अपना सारा इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको रेंट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे कि हाँ आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए तो हमें रेंट अथॉरिटी का जो ऑफिसर बनाना होगा, तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाना चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो होता है ये किसकी गवर्नेंस में आता है? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। जुडिशियल वर्क कोई नहीं है, हाई कोर्ट का इसमें कोई मामला नहीं है, हाई कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जुडिशरी का यहां पे कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए रेंट अथॉरिटी का जो ऑफिसर अपॉइंट करे जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट रेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा। अब कौन से कैडर में से? ऑब्वियसली राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से। ये चीज को याद रखना कि जो रेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर होंगे वो कौन से कैडर में से चुने जाएंगे? RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO। SDO मतलब सब डिविजनल ऑफिसर। एटलीस्ट सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट तो रेंट अथॉरिटी बनने के लिए बंदे के पास होनी चाहिए। RAS ऐसा इंसान को चुना जाएगा जो एटलीस्ट SDO होना चाहिए। उससे बड़ी रैंक का हो तो बात अलग है, वरना एटलीस्ट SDO तो चलेगा चलेगा। अभी अपनी फंक्शन ड्यूटी परफॉर्म कहां करेंगे, ये सेक्शन हमारे को बता रखे हैं। अब मान लेते हैं रेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास करा, अब उससे एग्रीव्ड होके मैं अपील में जाऊंगा। अपील में जाने के लिए मैं कहां जाऊंगा? सबसे पहला कदम कहां है? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो कितने दिन में? सेम बात, 60 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल होगी। और ये जो रेंट अथॉरिटी का ये मामला है 2017 18/10/2017 की अमेंडमेंट से ऐड ऑन करा गया था। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है, सिंपल सी बात लगी है। चलिए अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, अब सबसे पहली बात, रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट का मतलब पैसा। मैं मकान मालिक हूं, ठीक है, और एज पर लैंडलॉर्ड एज पर सेक्शन 2C के तहत मैं मकान मालिक हूं, बट ये मैटर नहीं करता मेरे लैंडलॉर्ड का। मैं रेंट आपसे रिसीव कर रहा हूं तो मैं लैंडलॉर्ड माना जाऊंगा। मैंने आपको ये बात अभी पढ़ाई थी सेक्शन 2C में। तो मुद्दे की बात ये आती है, रेंट क्या केस में इंक्लूड होगा? इसमें सबसे पहली बात, मैं आपको अपनी जमीन दे रहा हूं। जमीन मतलब कि रहने के लिए प्रीमाइसिस दे रहा हूं। तो प्रीमाइसिस में मेरा AC, फ्रिज, लाइट, पेंट, ये सब बातें इंक्लूडेड होंगी, बिल्कुल होंगी। प्लस मैं आपको एमिनिटीज भी तो दे रहा हूं, लिफ्ट दे रहा हूं, पार्किंग की स्पेस दे रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मैं आपको दे रहा हूं। एमिनिटीज सेक्शन नंबर 2A के अंदर हमने बात करी थी। तो ये दोनों चीजों को इंक्लूड करके रेंट बनता है, ठीक है। मान लेते हैं 10,000 रुपए प्रीमाइसिस का, 4,000 रुपए एमिनिटीज का, जिसमें गार्ड की मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये सब इंक्लूड करने के बाद में तो ये सब मिला के रेंट का अमाउंट तैयार होता है। ये बात हमारे को सेक्शन 4 में बता रखी है। सेक्शन 5 ये बात बताता है कि मान लेते हैं कि अब रेंट कितने टाइम में पे करा जाएगा। देखो भैया, यहां पे साफ रूल बना रखा है, रेंट जो है आप पे करोगे हर महीने की 15 तारीख तक आपको पे कर देना है, ठीक है। हर महीने की 15 तारीख तक आपको अपना रेंट का अमाउंट पे कर देना है। बाकी भैया आपकी मर्जी, आप लोग अपने एग्रीमेंट के अंदर जो सेटलमेंट करो आपका म्यूचुअल कंसेंट के तौर पर, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल मामला रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत जरूर आप समझ लीजिएगा। सेक्शन 5 के अंदर ये बात बता रखी है, आगे चल के इसका यूज आएगा, मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां पे बोला हुआ है कि अब मैंने अपनी प्रीमाइसिस आपको किराए पे दी है, तो मैं कौन हूं? लैंडलॉर्ड। आप कौन हो? मेरे टेनेंट। तो यहां पे जब हमारे बीच में एग्रीमेंट बनेगा ना, तो एग्रीमेंट के अंदर मेरे को अपना बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक की डिटेल्स सारी की सारी अपने रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कराना मैंडेटरी है। अगर मैं अपनी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स रेंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन नहीं करता हूं तो आगे चल के मेरे को इसका नुकसान होगा। मैं आगे चल के भी बताऊंगा, ये नुकसान वाली बात है। तो यहां पे लैंडलॉर्ड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट का नंबर एग्रीमेंट के अंदर टेनेंट के पास में, कि आपके पास मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ जाना चाहिए, कि उसी बैंक में आप मेरे को हर महीने 15 तारीख तक पैसे दोगे किराए के। किराया क्या होता है? प्रीमाइसिस का पैसा और एमिनिटीज का पैसा। बात खत्म हो जाती है, सीधी सी बात हो गई। चलिए अब एक कदम और आगे चल लेते हैं। अब सीधी सी बात है, आप मेरे किराए पे रह रहे हो, मेरे प्रीमाइसिस का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे को रेंट का पैसा दे रहे हो, आप भी खुश, मैं भी खुश। अब एक टाइम आ गया भाई, एक लिमिट होती है, ठीक है। मैंने 15 कितने रुपए में मैंने आपको किराए पे दिए? 15,000 रुपए या 10,000 रुपए पे दे रखी है मैंने आपको अपनी जमीन किराए पे, ठीक है। अब सालों साल मैं आपसे 10,000 रुपए वसूलता रहूंगा यार, एक डेफिशिएंसी भी होती है, इन्फ्लेशन भी होता है, तो हर साल रेंट का पैसा बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ है ना। तो एक मेरी भी तो सहन शक्ति है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में रेंट का पैसा कितने परसेंट बढ़ाओगे हर साल, कितने परसेंट आपका रेंट का पैसा बढ़ना चाहिए, यह भी बात हमारे कानून के अंदर बोल दी है भैया 5%। ये 5% को याद रखिएगा, ठीक है। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रिवीजन ऑफ रेंट कितना होगा? 5% होगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं आपसे बोल रहा हूं भैया 5% रेंट बढ़ाओ, अब आप कहने लगे भाड़ में जाओ, हम तो नहीं बढ़ा रहे। तब आपके और मेरे बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट अराइज हो गया। आप एग्री नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं रेंट बढ़ाओ, आप कह रहे हो रेंट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तब इस केस में आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब जाएगा मामला कहां पे? ट्रिब्यूनल के पास।
अब पिक्चर आएगी कहां की, रेंट ट्रिब्यूनल की। तो सेक्शन नंबर 14 हमारी बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। ये चीज को आप थोड़ा सा ना गौर से समझ लेना, ये चीज थोड़ी गौर से समझ लेना। तो अगर ये प्रोसेस आप समझ गए तो आगे की जो हम कहानी समझेंगे सेम प्रोसेस है, सारी सेम प्रक्रिया है, बट थोड़ा सा टाइम लिमिट के अंदर चेंज है। कहीं पे 30 दिन है, कहीं पे 45 दिन है, कहीं पे 15 दिन है, कहीं पे 20 दिन है। ठीक है, बस ये चेंज है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, मैं रेंट बढ़ाना कौन चाहता है? खुश कौन होगा रेंट अगर बढ़ जाएगा? मैं होऊंगा, मेरे मकान मालिक हूं तो मेरे बल्ले बल्ले होंगे कि हाँ मेरे को ज्यादा पैसा आएगा। तो मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर, कोर्ट नहीं बोलूंगा, ट्रिब्यूनल के पास, मैं जाऊंगा रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो यहां पे लैंडलॉर्ड क्या करेगा? पिटीशन फाइल करेगा। किसके पास? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। साहब ये रही मेरी एप्लीकेशन, पिटीशन, मैं जो है रिवीजन ऑफ रेंट अपने टेनेंट से चाहता हूं। बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब रेंट ट्रिब्यूनल मेरी पूरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेंगे? टेनेंट को क्या भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे कि टेनेंट हाजिर हो, टेनेंट हाजिर हो। और कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर यहां पे रेंट ट्रिब्यूनल जो है नोटिस किसको भेज देंगे? टेनेंट को भेज देंगे। बात खत्म हो जाती है कि टेनेंट हाजिर हो पाए। अब जब टेनेंट आएगा तो उसको भी तो मौका दिया जाना चाहिए कि उसको भी तो अपना रिप्लाई फाइल करने का यहां पे मौका दिया जाना चाहिए। यहां पे तो ये 30 दिन अपना संबंध जाने में है कि 30 दिन तक संबंध जाएंगे, बंदे को नॉलेज रिसीव होगी कि हाँ इसको ट्रिब्यूनल ने अपने पास बुलाया है कि मकान मालिक ने टेनेंट के ऊपर केस फाइल कर दिया गया है रेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब जब टेनेंट को नॉलेज मिल गई, नोटिस मिल गया 30 दिन के अंदर अंदर, अब टेनेंट को भी तो मौका मिलना चाहिए अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। जैसे हम सिविल केसेस में पढ़ते हैं, एक पार्टी प्लेंटिफ होती है, दूसरी पार्टी डिफेंडेंट होती है, डिफेंडेंट को अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का भी तो टाइम दिया जाता है। ऐसे ही यहां पे रिप्लाई फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है? 30 दिन का। तो अब जो अपना किराएदार है यानी कि आप लोग, ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग से एक रिलेशनशिप बना लिया ना, तो अंडरस्टैंडिंग आपको भी क्लियर होती रही होगी। तो मैं अपना कोर्ट में गया, अब मैंने रेंट ट्रिब्यूनल के पास अपना पिटीशन फाइल करी, रेंट ट्रिब्यूनल ने मेरी पिटीशन पढ़ी और आपको एज अ टेनेंट के रूप में नोटिस भेज दिया 30 दिन के अंदर अंदर। अब आप लोग भी रिप्लाई फाइल करोगे, तो आपको भी रिप्लाई फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है? 30 दिन का। तो आपको 30 दिन दिए जाएंगे कि रिप्लाई फाइल करने के लिए। ठीक है, 30 याद हो गया? 30 दिन नोटिस भेजने में, 30 दिन आपको और मिल गए, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो रिप्लाई फाइल करने के लिए चलो, अब आपने कोर्ट में ट्रिब्यूनल में आए और रिप्लाई फाइल कर दिया। अब आपने गलत सलत बातें लिख दी, उल्टी सीधी बातें लिख दी, मेरे को गुस्सा आएगा नहीं आएगा कि भाई जो बात है वो तो तुमने लिखी नहीं, झूठी बातें लिख रहे हो तुम तो। ऐसे केस में मेरे को भी मौका मिलना चाहिए आपने जो अपनी रिप्लाई में फाइल करा है उसका ऑब्जेक्शन रेज करने का। तो मेरे को भी 15 दिन दिए जाएंगे। यहां पे लिखा ना, आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये 15 है। तो लैंडलॉर्ड जो है, मैं जो है अब क्या फाइल करूंगा? रीजॉइंडर। ये सीपीसी के अंदर भी होता है, अगर आपने सीपीसी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो रीजॉइंडर आपको समझने में मुश्किल नहीं लग रही होगी। जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है ना, तो उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए रीजॉइंडर फाइल करा जाता है। और एक और बात बताऊं, रीजॉइंडर अगर फाइल होती है, उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए डिफेंडेंट को रेप्लिकेशन फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, वो सीपीसी की बात है, उसको साइड रखो। तो रीजॉइंडर से समझ में आ गया। तो रीजॉइंडर फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है? 15 दिन का। बस ये बात याद रखनी है आपको। कोर्ट ने नोटिस भेजा और टेनेंट के पास रिप्लाई फाइल करने का टाइम आ गया 30 दिन का, और फिर अब जब रिप्लाई फाइल हो गया, मेरे को गुस्सा आया, मैंने अपना रीजॉइंडर फाइल करा 15 दिन के अंदर अंदर। बस बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात खत्म हो गई। अब ये डेट याद रखनी है कि आपको जो रेंट ट्रिब्यूनल है ना, वो हियरिंग की डेट फिक्स कर देंगे 90 दिन के अंदर अंदर। अब ये 90 दिन कब से कैलकुलेट करे जाएंगे? जिस दिन यहाँ पे टेनेंट को यहाँ पे नोटिस भेजा है ना, यहाँ पे जब टेनेंट को नोटिस भेजा है तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो हमारी फिक्स कर दी जाएगी विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। और पूरा का पूरा मामला कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए? 150 दिनों के अंदर अंदर। बात खत्म हो जाती है कि एक्चुअल में रेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, खुश आप होंगे या खुश मैं होऊंगा। ठीक है, मैं अगर रेंट ट्रिब्यूनल मेरे फेवर में अगर कर दिया तो मैं खुश, अगर आपके फेवर में कर दिया तो आप खुश। ठीक है, ये 150 दिनों में पता लगेगा। ठीक है, 150 दिनों के अंदर ये बात का खुलासा होगा। ये बात समझ में आई? बस यही प्रोसीजर है। आगे तक आपको सारा प्रोसीजर यही मिलेगा हर जगह पे। जैसे अगर आपको पोजीशन चाहिए तो ये प्रोसीजर, घर खाली कराना है तो ये पोजीशन, मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया बिना वजह तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा। बस टाइम पीरियड का खेल है, टाइम पीरियड अलग अलग है। समझ में आ गई? चलो एक कदम और आगे चलते हैं इसी बात पे। अब यहां पे ना सेक्शन नंबर 8 है, एक ना यहां पे रूल बना रखा है कि आप जब भी अपना घर या बिल्डिंग या लैंड या कोई भी बिल्डिंग का पोर्शन किराए पे दोगे, तो वो ना एक लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का रूल बना रखा है कि आप जो अपना लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए दोगे, लिमिटेड पीरियड मतलब कुछ टाइम के लिए दोगे, तो वो कुछ टाइम कितना हो सकता है? 3 साल। याद रखना। ठीक है, तो अगर आप कोई भी अपना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, अपना आपके और मेरे बीच में अपना मकान मालिक और किराएदार का अपना एग्रीमेंट बनेगा कि भैया मैं आपका घर किराए पे लेना चाहता हूं, मैंने कहा ले लो, तो आपके और मेरे बीच में कितना
टाइम पीरियड हो सकता है मकान मालिक और किराएदार का रिलेशनशिप 3 साल तक का, याद रखना। तो आप दोनों, हम दोनों मिलकर, ठीक है, हम दोनों मिलकर ज्वाइंट पिटीशन फाइल करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के पास कि साहब हम दोनों आपस में अपना किराएदार और मकान मालिक बनना चाहते हैं 3 सालों तक के लिए, तो आप हमारे को बना दीजिए। अब कोर्ट जो है ना यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल ये सर्टिफिकेट इशू करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट हर चीज में आप यहां पे देखना, सर्टिफिकेट 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 इशू होता ही होता है। अब इसका सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, तो इसमें कुछ मतलब वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपना घर किराए पे देना चाहता हूं और आप मेरा घर किराए पे लेना चाहते हो, तो मैं कौन हुआ लैंडलॉर्ड, आप कौन हुआ टेनेंट। तो हम दोनों आपस में कहां जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे कि साहब हम दोनों अपना लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बनना चाहते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल ने कहा ओके कोई बात नहीं। तब इस केस में रेंट ट्रिब्यूनल की यहां पे ड्यूटी है कि वो चेक करेगा क्या ये लिमिटेड पीरियड टेनेंसी है क्या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, अगर है तो 3 साल से ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। बस अगर 3 साल से ज्यादा नहीं है तो बढ़िया है, तो रेंट ट्रिब्यूनल कहेगा ओके, देन यहां पे सर्टिफिकेट इशू कर देगा। किसको इशू करेगा, वो मुझे इशू करेगा। ये सर्टिफिकेट किस चीज के लिए इशू करेगा, इस सर्टिफिकेट में ये बात लिखी होगी कि आयुष एज अ लैंडलॉर्ड के पास अधिकार होगा कि अगर आप लोगों में से आप लोगों ने यानी कि टेनेंट ने अगर 3 सालों के बाद घर खाली नहीं करा, तो ये सर्टिफिकेट है कि कोर्ट में जाके ये सर्टिफिकेट मैं जाऊंगा लगाऊंगा कि देखो जैसा यहां पे आपने मेरे को सर्टिफिकेट इशू करा था ना, अब जो टेनेंट है वो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, वो घर खाली नहीं कर रहा है, ये आपने मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन ऑलरेडी दे रखा है। वो पहले सूट फाइल करो, फिर अपने आप का पोजीशन प्रूव करो, ओनरशिप प्रूव करो, ये सब तामझाम खत्म कर दिया सिर्फ इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे। ये सर्टिफिकेट मेरा पोजीशन का सर्टिफिकेट होगा कि 3 सालों के बाद ये जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है ये मेरे पास आ चुका है, तो मैं कोर्ट पे जाके एग्जीक्यूशन करा दूंगा कि जैसा अब इस टेनेंट को बाहर निकालो, इसका और मेरा रिश्ता केवल 3 सालों तक का था, 3 साल खत्म हो चुके हैं, ये रहा सर्टिफिकेट, और कोर्ट जैसा अब इनको बाहर निकालो और पोजीशन मेरी प्रॉपर्टी का मेरे को वापस दिया जाए, बात खत्म हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात सॉरी। अब यहां पे जो है सर्टिफिकेट है ना, याद रखना ये 6 महीने लिखा है ना, तो जैसे ही आपका और मेरा रिश्ता 3 साल के बाद खत्म होगा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर मैं भागा भागा कहां पे जाऊंगा, कोर्ट के पास जाऊंगा अपने सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, बात खत्म। तो ये 6 महीने का टाइम पीरियड ये बताया हुआ है, समझ में आ गई। अब ये सर्टिफिकेट का रोल प्ले समझ में आ गया। ये सर्टिफिकेट एक तरह से डिक्री है, कोर्ट ने मेरे फेवर में डिक्री पास कर रखी है, अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। बस एग्जीक्यूट कब करा सकता हूं मैं, 3 साल जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर, बात खत्म। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। अब यहां पे बता रखा है कि सेक्शन 9 में कि अगर मान लेते हैं मैंने आपको अपना घर किराए पे दे रखा है भाई, और आप ऑब्वियसली उसके बदले में मैं आपसे रेंट वसूल करूंगा, और आप बड़े शाड़े निकले, आपने क्या करा, मेरे को रेंट पे करा ही नहीं। आपकी और मेरी बात हुई थी ना 10,000 रुपए में कि आप मेरे को हर महीने 10,000 रुपए दोगे, लेकिन आप मेरे को 10,000 रुपए रेंट दे ही नहीं रहे हो। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में चलो मैं 1 महीना शांत बैठूंगा, अब दे दोगे आप, मैं फिर 2 महीने शांत बैठूंगा, अब दे दोगे, मैं तीसरे महीने भी शांत बैठूंगा, अब दे दोगे, फिर मैं चौथे महीने भी शांत बैठूंगा, अब दे दोगे। अब चौथे महीने के बाद मेरा जो सीमा शक्ति है, सहन शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर टेनेंट ने 4 महीने तक रेंट पे नहीं करा, तब जो अपना लैंडलॉर्ड है वो क्या करेगा, मैं आपको अब लीगल नोटिस भेजूंगा कि भाई देखो 4 महीने हो गए, 4 महीने का रेंट नहीं दिया है, कब दोगे, कैसे करोगे, बताओ मेरे को, ठीक है। तो पहला कदम क्या होगा, मेरा आपको लीगल नोटिस भेजना जरूरी है। और याद रखना ये जो 4 महीने हैं ये कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे करोगे, ये पता कैसे लगेगा कि आपने मुझे, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को 4 महीने तक रेंट पे नहीं करा है, ये बात का खुलासा कैसे होगा, सीधी सी बात है। मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन नंबर 5 में कि लैंडलॉर्ड को अपना रेंट एग्रीमेंट बनाते दौरान बैंक अकाउंट की डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो याद रखना, अगर ये एज अ मोड ऑफ प्रूफ है कि देखो जैसा यहां पे 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, कोई भी पैसा टेनेंट ने मेरे अकाउंट में नहीं डाला है, ये रहा प्रूफ। तो ये 4 महीने इसलिए कैलकुलेट करने के लिए यहां पे लैंडलॉर्ड को अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स एज पर सेक्शन नंबर 5 व्हाइल मेकिंग द रेंट एग्रीमेंट उसमें मेंशन करना अनिवार्य है, जरूरी है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैंने सेक्शन नंबर 5 में कहा था लैंडलॉर्ड हो तो मैं लैंडलॉर्ड हूं तो मेरे को अपना बैंक अकाउंट डिटेल आपको बताना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो जब भी 4 महीने आप प्रूव कर पाओगे ना, अब कैश में पेमेंट हो रही है तो प्रूव ही नहीं कर सकते, तो ये मामला आप सूट में ट्राइब्यूनल में लेके जा ही नहीं सकते। कॉमन सेंस की बात है ये, या तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 4 महीने तक अगर रेंट पे नहीं करा तो 4 महीने खत्म हो जाने के बाद मेरा पहला कदम क्या होगा, आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। अब लीगल नोटिस भेजने के 30 दिन के अंदर अंदर मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। अब अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद आप लाइन पे आ गए और आपने मेरे को पैसे दे दिया, बात ही खत्म, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन पे नहीं आए,
लीगल नोटिस भेजने के बाद भी तब मैं जाऊंगा पिटीशन फाइल करने रेंट ट्रिब्यूनल के पास कि जैसा अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, मैंने इसको लीगल नोटिस भी भेज दिया, 4 महीने से मैं शांत बैठा हुआ हूं कि अब पैसे देगा ये मेरे को, अब पैसे देगा, लेकिन भैया सीमा अब पार हो चुकी है। तो रेंट ट्रिब्यूनल कहेंगे कोई बात नहीं, अब आ जाओ हमारे पास। तो मैं रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक बात ये भी यहां पे भी है, ये जो सेक्शन नंबर 9 है ना, इसके अंदर ये बात होती है एविक्शन। तो मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग अब गर्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो है आप लोगों को, आपको जो है अपना किराए पे नहीं देना चाहता कि भाई इतने बेकार इंसान है यार, ये तो 4 महीने हो गए रेंट पे नहीं करा, इसको बाहर निकालो। इससे बेहतर है मैं नया किराएदार अपना रखूंगा, वो एटलीस्ट किराया टाइम पे तो देगा। अभी 4 महीने हो गए, फिर 2 महीने बाद फिर लड़ाई झगड़े होंगे, तो मैं नहीं चाहता, घर खाली करो मेरा, ठीक है। तो अब मेरी डिमांड क्या है? एविक्शन। मेरी डिमांड क्या है? एविक्शन। तो मैं रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाके एविक्शन का पिटीशन फाइल करूंगा ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर 4 मंथ्स, और उसके बाद लीगल नोटिस भी भेज दिया, तब भी नहीं दे रहे हो, 5वां महीना भी चालू हो गया है। तो वैसे केस में लैंडलॉर्ड क्या करेगा? पिटीशन फाइल करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल फिर वही सेम प्रोसेस, रेंट ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन आएगी, रेंट ट्रिब्यूनल आपको नोटिस भेजेंगे कि भाई आ जाओ, टेनेंट हाजिर हो, 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजा जाएगा। फिर टेनेंट को भी टाइम दिया जाएगा रिप्लाई फाइल करने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए, बट यहां पे टाइम पीरियड थोड़ा सा चेंज है, 45 डेज का है कि टेनेंट को रिप्लाई फाइल करने का टाइम पीरियड 45 डेज का यहां पे मेंशन करा हुआ है। तो अब टेनेंट ने रिप्लाई करा कोई भी, अब उसका भी मेरे को रीजॉइंडर फाइल करना पड़ेगा, रीजॉइंडर फाइल करने का टाइम पीरियड 30 डेज का है, सीधी सी बात है। और फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है एविडेंस अपना हियरिंग की, वो फिक्स करी जाएगी 180 डेज के अंदर अंदर। अब ये 180 डेज कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे? यहां पे जो रेंट ट्रिब्यूनल पहले अपना नोटिस भेजा है ना, इस दिन से 180 डेज के अंदर अंदर पहली डेट ऑफ हियरिंग अपनी फिक्स करी जाएगी, और पूरा का पूरा मामला डिस्पोज ऑफ कितने दिन में हो जाना चाहिए? 240 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और जब मैटर अपना डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आएगा ना वो पोजीशन का, कि इसका ओनर कौन है, मैं हूं। अगर मेरे फेवर में जजमेंट आ जाता है, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा में अवार्ड दे देते हैं मेरे को, तो यहां पे क्या होता है, एक मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है, वो सर्टिफिकेट फिर मैं एग्जीक्यूट कराने के लिए जाऊंगा, ठीक है, कि ट्रिब्यूनल ने मेरे को सर्टिफिकेट इशू कर दिया, मेरे फेवर में जजमेंट कर दिया है, जज साहब अब इसको एग्जीक्यूट करा जाए, इस सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट करा जाए। कितने दिन में? 3 महीने के बाद। जिस दिन मेरे को सर्टिफिकेट इशू करा जाता है उसके 3 महीने तक मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं शांत बैठा रहूंगा। 3 महीने खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं जो एग्जीक्यूट कराऊंगा। बस एक ये रूल पता रखा है, समझ में आ गई मेरी बात? सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। बट यहां पे सिंपल सा प्रोसेस तो लग रहा होगा, बट यहां पे ना टाइम पीरियड याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट थोड़ा सा दिमाग में माइंडसेट अपना प्रिपेयर करिए, ठीक है, कि अगर रिवीजन ऑफ द रेंट है ना, वहां पे 30 का टाइम पीरियड था, लेकिन यहां पे अगर मेरे को एविक्शन का बात आ रही है तो 30, 45 एंड यहां पे 30 दिन का टाइम पीरियड है, ठीक है। बस ये छोटा सा फर्क है, ये आप अगर मेरी 2-3 बार लेक्चर को देख लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक कदम और आगे चलते हैं। अब यहां पे बता रखा है कि मैंने आपको अभी बात करी थी ना सेक्शन नंबर 10 के अंदर, जब हम अपना लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 2C में, उसके नीचे मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इमीडिएट पोजीशन चाहिए, अभी की अभी पोजीशन चाहिए, फाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को अभी चाहिए इमीडिएट पोजीशन, देन केवल सेक्शन नंबर 10 के कंटेक्स्ट के लिए लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ओनर, जो मकान मालिक है, ठीक है। वैसे जनरल रूल लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? हु रिसीव, हु एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, दैट पर्सन इज नोन एज लैंडलॉर्ड, ठीक है। ये छोटा सा फर्क है, इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखिएगा। चलिए अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। तो सेक्शन 16 में हमें बता रखा है कि अगर आपको इमीडिएट पोजीशन चाहिए तो आप कहां जाओगे? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो वही सेम प्रोसेस, लैंडलॉर्ड जो है पिटीशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल को। अब रेंट ट्रिब्यूनल जो है क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा, किसको? टेनेंट को, कि भैया हाजिर हो 30 दिन के अंदर अंदर। अब टेनेंट क्या आएगा? रिप्लाई फाइल करने का, रिप्लाई फाइल करने का टाइम पीरियड 30 दिन का है। रिप्लाई फाइल करने में मेरे को अगर कोई अपना रिजॉइंडर फाइल करना है तो रिजॉइंडर फाइल करने का टाइम पीरियड 15 दिन का है। ये टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। कौन से वाला? रिवीजन ऑफ रेंट वाला। अगर मामला था ना हमारा रिवीजन ऑफ रेंट के लिए 5%, तो वो जो टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड हमारे को यहाँ बता रखा है। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हमारी जो है 90 दिन के अंदर फिक्स हो जानी चाहिए। पूरा का पूरा मामला हम डिस्पोज ऑफ करेंगे 150 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो याद रखना रिवीजन ऑफ रेंट एंड इमीडिएट पोजीशन का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है, प्रोसेस तो सबका सेम है, ठीक है। और फिर सर्टिफिकेट इशू होगा, और वो सर्टिफिकेट में एग्जीक्यूट कब तक नहीं करा सकता? जब तक 3 महीने पूरे नहीं हो जाते। 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 3 महीने तक मैं शांत बैठा रहूंगा, वेट करूंगा, 3 महीने खत्म होंगे तो मैं अपना सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट करा पाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये शांत बैठने के लिए क्यों बोलते हैं? ये क्या होता है, इतने 3 महीने का टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि मान लेते हैं दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट अपना आपस में बातचीत करके खुश हो जाते हैं, ठीक है। अगर मामला सेटल हो जाता है तो एग्जीक्यूट करने की बात ही नहीं आएगी। थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन पीरियड दे दो ना, आपस में सुलझा ले बातों को। तो अगर मामला ऐसे सुलझ जाता है तो बढ़िया है, फिर एग्जीक्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एक कदम और आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आप मेरे क्या हो? किराएदार हो, यानी कि आप क्या हुए? टेनेंट, ठीक है। और मैं क्या हुआ?
आपका मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, सेक्शन नंबर 2C, और आप क्या हुए, टेनेंट। एज पर सेक्शन नंबर, टेनेंट की डेफिनेशन बताओ कहां पे डिफाइन है, अभी क्या, अभी चैट बॉक्स के अंदर, सेक्शन नंबर 2I के अंदर, ठीक है। सेक्शन नंबर 2I के अंदर हमारे को टेनेंट की डेफिनेशन बताई हुई है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आया एक दिन और आपको अपने घर से, मतलब मेरा घर है यार, ऑब्वियसली किराए पे तो आपके पास है, पोजीशन आपके पास है, ओनरशिप तो मेरे पास ही है ना, ठीक है। तो आपको मैंने घर से बाहर निकाल दिया बिना वजह, इलीगल तरीके से, मतलब ऑब्वियसली बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कोर्ट के ऑर्डर के बगैर, ठीक है, और आपने कोई इलीगल एक्ट भी नहीं करा, मैं आपको घर से बाहर निकाल रहा हूं बिना वजह, तो एक तरीके से मैं आपका इलीगल डिस्पोजिशन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। अब एक चीज मैं आपको यहां पे एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, यहां पे ना हमारा सेक्शन नंबर 6 भी आता है, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो अगर कोई इलीगल डिस्पोजिशन चाहिए होता है और इमीडिएट रेमेडी चाहिए होती है ना, तो सेक्शन नंबर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी सूट फाइल किया जाता है। तो जो आप लोग हो टेनेंट, तो आपके पास एक अधिकार यहां भी होता है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना उनको याद होगी ये चीजें, ठीक है। चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं, हाँ, तो मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो आप दुखी होंगे, ठीक है, और आप दुखी होंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, जब आप दुखी होंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, अब आप सूट फाइल, मतलब आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, तो अब आप ट्रिब्यूनल में जाओगे तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, तो उसका प्रोसीजर आपको सेक्शन नंबर 12 के अंदर बता रखा है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है कि अब यहां पे लैंडलॉर्ड की बजाय कौन फाइल करेगा पिटीशन, टेनेंट। अब टेनेंट अगर मान लेते हैं, मैंने आपको बताया अगर टेनेंट मर जाता है तो उसके मम्मी पापा, बेटा बेटी, वाइफ, वो टेनेंट होंगे मेरी नजर में, हाँ है ना। तो यहां पे इसलिए एनी पर्सन लिखा हुआ है, टेनेंट या फिर एनी अदर पर्सन, या उसके माँ बाप उसके साथ रहते होंगे। टेनेंट बीमार होगा तो माँ बाप जाके, मम्मी या पापा या कोई भी व्यक्ति पिटीशन फाइल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। अब रेंट ट्रिब्यूनल की फिर क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे कि लैंडलॉर्ड हाजिर हो, ठीक है, 21 दिन के अंदर यहाँ पे। अब ये टाइम पीरियड कम क्यों है, क्योंकि यार तुमने इलीगल डिस्पोजिशन किया है, तो मामला जल्दी जल्दी खत्म होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे टाइम पीरियड कम है। तो यहाँ पे लीगल नोटिस रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस भेजेंगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड हाजिर हो 21 दिन के अंदर अंदर। अब लैंडलॉर्ड आएगा अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, ठीक है। तो रिप्लाई फाइल करने का टाइम पीरियड केवल 10 दिनों का है। अब लैंडलॉर्ड ने, यानी कि मैंने कोई अपना रिप्लाई फाइल करा, तो आपको अगर कोई बात मेरी पसंद नहीं आई, मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो मारपीट तो करी नहीं, मैं तो इलीगल डिस्पोजिशन करा ही नहीं, ये आप लोगों ने खुद मेरा घर खाली करा, मैंने ऐसा झूठा बातें लिख दी, तो अब आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा, तो आप अपना रीजॉइंट फाइल करोगे, तो रीजॉइंट फाइल करने का टाइम पीरियड 7 डेज का है, ठीक है। चलिए, और पहली डेट ऑफ हियरिंग कब तक, 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 15 दिन कब से, जब से मुझे यहाँ पे नोटिस भेजा, ठीक है, मेरे को मतलब कि लैंडलॉर्ड को। और पूरा मामला कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर, महीने नहीं बोलेंगे, डेज बोलेंगे, ठीक है, 90 डेज के अंदर अंदर। और जब मामला खत्म हो जाएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। अब वो सर्टिफिकेट आपको किस चीज के लिए मिलेगा, पोजीशन के लिए। साथ में मैंने आपके साथ जो बदतमीजी करी है, आपको घर से बाहर निकाला है, तो उसमें आपका मान लेते हैं उस दौरान आपने होटल में, अपना दूसरा होटल आपने लिया होगा, जितने भी पैसे आपके खर्च हुए होंगे होटल के, तो उसका पैसा आप मेरे से वसूलोगे एज अ कंपनसेशन के रूप में। तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है साथ में कंपनसेशन भी देगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। यही है हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा एक्ट। अब थोड़ा सा और बात आगे चलते हैं। ये सब रेंट ट्रिब्यूनल के सारे मुद्दे हैं, हमने दोनों तरफ के मुद्दे सीख लिए हैं। जो क्लास के स्टार्टिंग में हमने बात करा था ना कि टेनेंट के क्या दुख हैं और अपना लैंडलॉर्ड के क्या दुख हैं, टेनेंट के क्या दुख हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज इन दुखों का रेजोल्यूशन करेगी, ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। फाइनली हमारी बात आ जाती है एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल। सीधी सी बात है, इसमें बेसिक बातें हैं बस। एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल में कौन से मुद्दे जाएंगे, रेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो भी कोई पास करा गया है उससे कोई एग्रीव्ड होगा, दुखी होगा, वो अपना रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। कितने दिन में, 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर अपील फाइल करेगा वो, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। पहली हियरिंग 45 दिन के अंदर अंदर फिक्स हो जानी चाहिए, पूरा का पूरा मामला डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। हर हाल में 180 डेज में कोई भी तरह का मामला हो, रिवीजन ऑफ रेंट वाला मामला हो, इमीडिएट वाला पोजीशन वाला मामला हो, एविक्शन का मामला हो, इलीगल डिस्पोजिशन वाला मामला हो, कोई भी तरह का मामला हो, यहां पे अपना प्रोसेस सेम चलेगा। अपील 60 दिन में, पहली डेट ऑफ हियरिंग 45 दिन में, पूरा का पूरा मामला 180 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। अब एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास पावर क्या क्या है, सीधी सी बात है, जो भी रेंट ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर पास करा है उसको रिवर्स करने की, डिस्पोज ऑफ करने की, सेट असाइड करने की, मॉडिफाई करने की, रिमांड बैक करने की, यही सारी पावर्स होंगी, ठीक है। और एक बार एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने अपना जो ऑर्डर पास कर दिया भैया, उसके बाद कोई अपील नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। याद रखना, छोटे मोटे मुद्दे आएंगे, अब तुम हाई कोर्ट थोड़ी ना जाओगे, ठीक है। हालांकि एसएलपी फाइल कर सकते हो, रेट पिटीशन फाइल कर सकते हो, वो सब बाद की बातें। सूट फाइल कर सकते हो ना, अब तो मामला फिर ये तो ट्रिब्यूनल है, अगर इनसे कुछ नहीं हुए कोई बात नहीं, आप फिर सूट फाइल करो ना, फिर अपना सिविल का मामला यहां पे चलेगा, सिविल कोर्ट अपना आएगा, सिविल सूट फाइल करना, फिर वहां से फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब फाइनली हमारी एक बात आ जाती है
रेंट अथॉरिटी के बारे में। अब थोड़े से रेंट अथॉरिटी के मैंने बस एक बेसिक बातें लिखी हुई है। रेंट अथॉरिटी हमारा सेक्शन 22 कैपिटल ए में हमने क्या पढ़ा था, कौन होंगे जो ऑफिसर्स चुने जाएंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से, मिनिमम उनके रैंक क्या होनी चाहिए, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक होनी चाहिए। और ये ऐड कब करे गए हैं, 2017 की अमेंडमेंट 18/10/2017। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बोलते हुए याद करवा रहा था। ठीक है, चलो अब इनका काम क्या होगा, ये एसडीएम ऑफिसर होंगे। इनका काम क्या होगा कि भाई अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट अपना बनवाना चाहता है, उस रेंट एग्रीमेंट की डिटेल्स को ये पढ़ेंगे, रेंट एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। हाँ जी, लैंडलॉर्ड जो है वही बंदा है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि लैंडलॉर्ड कोई और है, रेंट टेनेंट कोई और है और रह कोई और रहा है। तो और प्रॉपर्टी की डिटेल्स जो मेंशन करी वो एक्चुअल में वही प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी कोई और है, बताई कोई और, रह कोई और रहा है, ऐसा तो खिचड़ी नहीं पका रखी है ना। तो ये सब काम करने का जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने का जो ये काम है, ये रेंट अथॉरिटी का है। ठीक है, अब याद रखना जो हम आपस में रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमारे को शेड्यूल नंबर डी में दे रखा है, ये बात याद रखना। एग्जाम में ये चीजें पूछ सकते हैं कि शेड्यूल नंबर डी के अंदर अपना एग्रीमेंट का फॉर्मेट बता रखा है। दूसरी बात, जब आप और मैं अपना एक साथ ज्वाइंट अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए गए रेंट अथॉरिटी के पास, सारी डिटेल्स वेरीफाई हो गई, शेड्यूल डी के अंदर हमने फॉर्मेट के साथ अपना सब बातें लिख दी, मैंने सारी बातें लिख दी, अपना बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी मेंशन कर दिया एज पर सेक्शन 5 के अंदर। ठीक है, तो सब कर दिया मैंने। अब उसके बाद रेंट अथॉरिटी का अपनी जिम्मेदारी होगी 15 दिन के अंदर अंदर रेंट अथॉरिटी हमें क्या देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देगा कि आपका रेंट एग्रीमेंट क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, बात खत्म। साथ में एक और बात लिखी हुई है कि ये वेबसाइट पे भी अपलोड करवा देंगे कि हाँ आपको अगर अपना रेंट एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ आपका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका है, तो आप ऑनलाइन भी पोर्टल के ऊपर चेक कर सकते हो। 15 दिन के अंदर अंदर हमारा रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड वाला ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट होल राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 एज पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स के तहत आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए, तब आप अपना कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर जब अपीयर करोगे तो बहुत हद तक आपको जो सवाल आएंगे उसका जवाब आप कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को, अपने दोस्त यारों को बताइएगा कि हमारे YouTube चैनल है, यहाँ पे आपको अच्छे एक क्वालिटी क्लासेस मिलती हैं। साथ में आप लोग अगर मेरे साथ में जुडिशरी की तैयारी भी करना चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज बैचेस लेना चाहते हो, तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा ग्रुप अपना पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे भी हमारा दूसरा चैनल है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मैं एक यूनिक चीज लेके आता हूं, मैं जो है जुडिशरी के सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासेस देता हूं। इसमें फायदा ये होता है कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा कोई बैच ज्वाइन करता है तो उसको कंप्लीट पैकेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो वो महंगा भी पड़ता है, मान लेते हैं कि 2-4 सब्जेक्ट बेकार पढ़ाए गए हैं तो उसमें वो फंस भी नहीं जाता कि वो 2-4 सब्जेक्ट मेरे को जो बेकार पढ़ाए गए हैं, मेरा पैसा वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, बेकार टीचर मिला, इससे बेहतर तो भाई मैं दूसरे टीचर से पढ़ लेता यार वो 2-4 सब्जेक्ट, और पूरे के पूरे मैं फंस गया यहाँ पे। तो इसीलिए मेरा टारगेट यह रहता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी नोट्स मिले, क्वालिटी क्लासेस मिले और क्वालिटी क्वेश्चंस विद लॉजिक, विद थ्योरी, विद जजमेंट्स, हम सारी चीजों को कवर अप कर पाए। ये इंटेंशन के साथ में हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे बैचेस, सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल है। फिर भी कोई डाउट है, सारे सोशल मीडिया आपके पास लिंक्स अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करके या एप्लीकेशन पे मैसेज करके डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।